इसीलिए आशुतोष, ये पावर वैक्यूम के बाद ये चर्निंग शुरू हुई है आपस में। पावर स्ट्रगल, एक तरह से आइडियोलॉजिकल पावर स्ट्रगल भी चलनी शुरू हुई। अब इसमें ईरान भी कूदेगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इज अ पैरेलल अलायंस। इसका कहना ये कि भाई आप हमारे एक दांत तोड़ेंगे तो हम आपके दो दांत तोड़ देंगे, ये उनकी उनका ये नेशनल सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट है। तो मुझे लगता है कि फिर भारत का जो है संकट और बढ़ता है, और ऑप सिंधु टाइप की ऑप्शंस जो है उसके बाद 10 बार सोचना पड़ेगा। आप कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान से जो बातचीत एक तरीके से हम कहें कि वो ईस्ट निंदा जैसी थी, वो अब वाकई में पाकिस्तान से बातचीत की कोशिश। खुद आरएसएस के नंबर 2 लीडर कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। ये जरूर देखना है कि एक अलायंस बनी है और पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ सकती है। तुर्की को भी उसने एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर लिया है, सऊदी अरेबिया के साथ भी जा रहा है, ईरान के साथ जो पीस प्रोसेस चल रही है उसमें भी उसकी दखलंदाजी चल रही है, और यहाँ तक कि बांग्लादेश से भी अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। आशुतोष, एक्टिव है डिप्लोमेसी, हो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान की जिस तरह से रीच आउट कर रहे हैं, बहुत तेजी से रीच आउट किया है, उसमें कोई दो राय नहीं। उस पर पड़ सकता है। तो बहुत सारे सवाल है भारत के लिए। क्या कोई वाकई में खतरा है? क्या सऊदी अरेबिया अपने आप को एक नए डिफेंस रक्षा कवच के तहत सुरक्षित रखना चाहता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इस पर बातचीत करेंगे। अतुल रनिजा इस वक्त हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी। धन्यवाद। कैसे देखिए, एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। ये ईरान का जो युद्ध हुआ है उसके बाद एक तरह से जो रीजन के, जो खास करके खाड़ी के जो देश है, उन्होंने देख लिया कि अमेरिका उनको बचाने नहीं आया। जब ईरान के अटैक्स उनके बेसिस पे हुए और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुए, तो काफ़ी नुकसान हुआ और अमेरिका बचाने नहीं आया। तो जब ये स्थिति पैदा हुई, तो इन देशों के बीच में मुझे लगता है कि एक डिबेट हुई है, खास करके जो बड़े देश हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, कि भाई हम अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर सकते, हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, हम खुद ही एक सिक्योरिटी वैक्यूम जो है उसको हम भरें। मुझे लगता है कि ये सोच अब सामने आ रही है। जिस तरह से ये ट्राइलेटरल पार्टनरशिप एक तरह से डिफेंस पैक्ट हुआ है, ये एक पहली कड़ी है इसकी कि पावर वैक्यूम के बाद पोस्ट अमेरिकन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पूरे रीजन में क्या होगा। उसमें दो बड़े देश हैं, खास करके तुर्की है और दूसरा पाकिस्तान, और सऊदी अरेबिया ऑफ कोर्स जो आर्थिक एलिमेंट है इसका, वो उसकी पूर्ति सऊदी अरेबिया करेगा और प्रोटेक्शन उसको मिलेगी, क्योंकि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसी कॉन्टेक्स्ट में हुए हैं, लेकिन एक एक घटनाक्रम चला है आशुतोष। दिस इज नॉट द एंड गेम, ये फर्स्ट स्टेप है कि एक तरह से इसको इस्लामिक फ्रंट कहना मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा, क्योंकि ईरान इसके बाहर है, जो एक बहुत बड़ा एक इस्लामिक देश है। क्योंकि ये जो पैक्ट होगा, और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक एनर्जी या एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है। तुर्की के पास इस्लामिक कंट्रीज में सबसे बड़ी फौज है। सऊदी अरेबिया बहुत अमीर है, और सऊदी अरेबिया और तुर्की के बीच में एक ट्रेडिशनल राइवलरीज भी रही है इस्लामिक लीडरशिप को लेके। तो तीनों एक साथ आ रहे हैं, और इसलिए तीनों के आने को एक तरीके से एक बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है दरअसल ये इस्लामिक देश अब अपने आप को यूरोपीय या फिर अमेरिकन जो रक्षा कवच है उससे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर सऊदी अरेबिया और तुर्की मिलके उसमें आते हैं, एक तरह से एक फुटप्रिंट तुर्की का सऊदी अरेबिया में आता है। तो एक ये साथ में सब प्लॉट भी चल रहा है, लीडरशिप ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड वाला, जिसमें तुर्की की मंशा बड़ी क्लियर है कि वो सऊदी अरेबिया नहीं, लेकिन हम लीडरशिप उसको देंगे। इसीलिए आशुतोष, ये पावर वैक्यूम के बाद ये चर्निंग शुरू हुई है आपस में। पावर स्ट्रगल, एक तरह से आइडियोलॉजिकल पावर स्ट्रगल भी चलनी शुरू हुई है। अब इसमें ईरान भी कूदेगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इन अ पैरेलल अलायंस। लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और पाकिस्तान का और जो न्यूक्लियर फैक्टर इज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि एक तरह से उसको एक रीढ़ की हड्डी मिलती है न्यूक्लियर के साथ। लेकिन क्या पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर आर्सेनल किसी और कंट्री के साथ शेयर कर सकता है? मुझे लगता है उसके ऊपर बहुत रेजिस्टेंस आएगी। लेकिन सिंबॉलिकली एक चीज जरूर आती है पाकिस्तान के आने से, दैट इज द न्यूक्लियर एंगल, विच इज राइट नाउ इट इज इंपॉर्टेंट। आगे डिटेलिंग कैसे होती है, क्या होता है, वो अब इस वक्त हम नहीं कर सकते। उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स क्या आएंगी इस वक्त विजुअलाइज करना मुश्किल है। बट इट इज इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का अंदर आना, और उसमें फिर इंडिया जुड़।
बहुत आपने जो इंडिया का नाम लिया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि दरअसल ये समझौता तो 2 दिन पहले हुआ है। तो ये इंडिया में इसको लेके जो एंग्जाइटी है, या उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ये भारत के लिए एक बड़ा एक बड़ी चेतावनी है, या उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए इसको? बिल्कुल देखा जाना चाहिए। यू कांट इग्नोर इट। लोग कह रहे हैं हम्म, यार इस ये मिडिल ईस्ट में इसका फोकस है, हम्म, साउथ एशिया में नहीं है। लेकिन एक बार एक पैक्ट साइन होता है, एक हम्म, ट्रीटी साइन होती है, जब म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी, कि भाई किसी के ऊपर अगर कुछ सैनिक कार्रवाई होती है तो बाकी देश भी कूद पड़ेंगे। आपको हम्म, याद होगा इंडो सोवियत ट्रीटी 71 की एग्जैक्टली यही फॉर्मुलेशन थी, जिसके हम्म, तहत सोवियत फोर्सेस ने हमें सपोर्ट किया था। तो अगर जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, कल को सिंदूर 2 शुरू होता है, आप काउंटर हम्म, टेररिज्म के ऊपर जा रहे हैं, कुछ करें, पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है, हम्म, अगर ये ट्रीटी को हम देखें तो ऑब्वियसली जो दो बड़े देश हैं, सऊदी अरेबिया और तुर्की है, विल बी ओब्लाइज टू कम इन। ऑलरेडी हम्म, हमने सिंदूर 1 में जो देखा है वो ये देखा है कि जो ड्रोन्स हैं, बेरख्तर ड्रोन्स, हम्म, ये तुर्की के ड्रोन्स, ये इस्तेमाल हुए हैं उसके। हम्म, और अगर आप ट्रीटी पार्टनर बन जाते हो तब तो और घनिष्ठ है संबंध। अब मतलब आपका एक लीगल चैनल खुल गया है सपोर्ट करने का, और इसके ऊपर हस्ताक्षर 3 देशों में। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए एंजाइटी की बात ज़रूर है, और काउंटर मेजर्स की बात भी ज़रूर है, क्योंकि ये कहना नकारना कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो है। जैसे मैं रक्षा के बारे में काफ़ी देर से रिपोर्ट भी करता हूँ, देखा हो, ट्रीटीज़ का थोड़ी समझ है। दिस इज दिस इज सिग्निफिकेंट। ये आप ये नहीं कह सकते कि आज सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए होगा। ट्रीटी इज ट्रीटी, इट इज न्यूट्रल, कल इधर कल उधर। तो इसलिए भारत के लिए एक बड़ा एक कंसर्न की बात ज़रूर है। और मुझे लगता है कि इसका अब टाइम, मेरे को लगता है, आई एम श्योर हमारे सिस्टम में भी बात आ रही होगी कि इसका तोड़ क्या होगा, काउंटर क्या होगा, काउंटर अलायंस या काउंटर पार्टनरशिप। क्योंकि इंडिया में नेहरू के ज़माने से हम अलायंसेज में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप्स तो हो सकती हैं। और वो एक इंटरेस्टिंग सवाल होगा कि चाहे तो हम उस पर बात कर सकते हैं कि भारत के पास विकल्प क्या होगा। नहीं, निश्चित आप बताइए भारत के पास क्या विकल्प होगा। मैं इसलिए सवाल को कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसका कहना ये कि भाई आप हमारे एक दांत तोड़ेंगे तो हम आपके 2 दांत तोड़ देंगे। ये उनकी एग्रेसिव। उनका तरीका, उनका ये नेशनल सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट है। वो कितनी इफेक्टिव तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ तो आपने सीधे ऑपरेशन सिंदूर किया। क्या अब ऑपरेशन सिंदूर करना संभव हो पाएगा अगर फिर कोई अगर आतंकवादी घटना भारत के अंदर होती है या कश्मीर के अंदर होती है तो? मुझे लगता है कि उसके पहले थोड़ी प्रिपरेशन और करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर नए आ गए हैं, स्पेशली तुर्की का फैक्टर, और इस्लाम और पाकिस्तान, इस सऊदी अरेबिया की तरफ जो फाइनेंशियल पाइपलाइन है वो खुली रहेगी। इसलिए नए हथियार खरीदने, सो वो एक तरह से कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। ये एक बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अब बात आती है कि अगर ऐसा कुछ आतंकवादी हमला होता है तो क्या भारत कर सकेगा। मुझे लगता है इसके लिए अभी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। प्रिपरेशन, अगर मैं सरकार का या माइंडसेट अगर मैं पढ़ पाऊँ, तो इस वक्त कहाँ से आप पाकिस्तान, आउट ऑफ द 3 आपका कंसर्न पाकिस्तान है, बेसिकली फंडामेंटल कंसर्न पाकिस्तान है। पाकिस्तान को कैसे घेरा जा सकता है? एक तो आप समुद्री तट के नेवल ब्लॉकेड्स वगैरह कराची वैसे कर सकते हो। चाबहार के ऊपर बातचीत हुई है जयशंकर और अरागची के बीच में, रिवाइवल जो जाहेदान की तरफ वो रेलवे ट्रैक है फेज 2, उसकी भी बातचीत हो चुकी है। मुझे लगता है कि भारत में ये रियलाइजेशन आ गई थी कि वो जो एक तरफा जो रिलेशनशिप हो गया था इसराइल की तरफ, ये इस शायद असेसमेंट में कि ईरान ये वॉर हार जाएगा, तख्ता पलटा जाएगा, तो फिर एक ईरान, इंडिया, इसराइल और जो नई रेजीम ईरान के साथ आएगी उनके साथ हमारी ट्रायंगुलेशन एक बन जाएगी। अब तक भारत को समझ आ चुकी है कि वो नहीं होने वाला। ये जंग मेरे हिसाब से, जो मैं देखता हूँ ऑब्जेक्टिवली, ईरान जीत चुका है। अब विनिंग हॉर्स ईरान है। तो अगर आप भारत सरकार हैं तो आप इस वक्त देखेंगे कि ये टाइम टू रीपिवट टू ईरान आ चुका है, खास करके ट्रिगर पॉइंट, ये ट्रायंगुलर पार्टनरशिप। अगर ये नहीं होती तो मुझे लगता है कि फिर भारत का जो है संकट और बढ़ता है, और ऑप्शन टाइप की ऑप्शंस जो है उसके बाद 10 बार सोचना पड़ेगा। आपके इस वक्त डिप्लोमेट्स जो हैं या बैक चैनल जो बातचीत हो रही होगी इस वक्त तुर्की और सऊदी अरेबिया के साथ भी हो रही होगी, ये मन समझने के लिए कि भाई
आपने साइन तो कर दिया है इसके ऊपर, लेकिन क्या वाकई आप अटैक करेंगे पाकिस्तान के साथ? अगर हमने कोई स्थिति ऐसी पैदा हुई कि हम अटैक करें पाकिस्तान पे, तो वो असेसमेंट अभी आई नहीं है। मुझे लगता है इट्स टू अर्ली कि क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 पॉसिबल है अब, क्योंकि पहली बार आतंकवाद का जवाब हमने पाकिस्तान पर हमला करके एक तरीके से दिया और अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इज इट पॉसिबल नाउ? बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट इज पॉसिबल ओनली इफ वी हैव ए फीड फ्रॉम सऊदी एंड टर्की दैट दे विल नॉट जॉइन। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। बांग्लादेश वॉर, हमें बड़ा था कि यार ये चीन पाकिस्तान के साथ ना आ जाए जब हम पाकिस्तान पे अटैक करें, राइट? तो एक डेलीगेशन गई थी पाकिस्तान की चाइना जुएन लाइन से मिलने। उसमें एक बंगाली ऑफिसर था, क्योंकि इस पाकिस्तान से तो बंगाली ऑफिसर था जो हमारा बंदा था उस डेलीगेशन में। तो वहां पर बातचीत जुएन लाई से पूछा गया था कि भाई अगर भारत अटैक करता है पाकिस्तान को, क्या आप पाकिस्तान के साथ आएंगे? जुएन लाई ने कहा, आई विल गिव यू मॉरल सपोर्ट बट नो मटेरियल सपोर्ट। इट वॉज ए क्रिटिकल फैक्टर जिस इंफॉर्मेशन के बाद भारत ने अपनी बांग्लादेश की कार्रवाई की है। वो क्रिटिकल फैक्टर अगर हमें मिल जाता है कि भाई सऊदी अरेबिया और ये साइन बेशक किए लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब ऑप्शन देर हो सकता है, ऑप्शन देर 2। लेकिन अगर ये असेसमेंट है कि ये लोग बिल्कुल कूद पड़ेंगे इसमें, तब मुझे नहीं लगता हो सकता है अभी। मेरा प्रश्न है क्या पाकिस्तान ने अपने आप को इस चीटी के जरिए भारत की तरफ से जो उनको खतरा था या भारत की तरफ से जो उनको डर बैठा हुआ था उसको न्यूट्रलाइज कर लिया है, पोस्टपोन किया है? अब नहीं हो सकता राइट नाउ, पोस्टपोन किया है क्योंकि अभी कुछ देर तक नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी की तैयारी जैसे मैंने अभी बात की वो सब अभी हमारी तैयारी नहीं हुई। द मोमेंट वी आर रेडी फॉर इट फिर हो सकता है, डिपेंडिंग क्या इंफॉर्मेशन आती है मिलती है। एक सवाल और भी है, क्योंकि ये जो इस्लामिक नेटो की जो बात है ये करीब पिछले 6-7 महीने से लगातार चल रही थी और एक बार पहले भी इस तरीके खबर आई कि इस तरीके का कोई टाई अप, इस तरीके का कोई समझौता हो रहा। और इस बीच हमने ये भी खबर देखी कि भारत और पाकिस्तान के में जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कहीं सिंगापुर में कोई मिलने की बात हो रही, कहीं श्रीलंका में मिलने की बात हो रही है, यानी बैक चैनल जो ऑफिशियली अभी उसको पूरी तरीके से सरकार अपने आप को अलग करने की कोशिश, बट खबर यह भी कि अजीत डोवाल इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट की जानकारी में है। क्या ये उसका रिएक्शन है? क्या उसको प्रियम करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान से जो बातचीत एक तरीके से हम कहें कि वो ईश निंदा जैसी थी, वो अब वाकई में पाकिस्तान से बातचीत की कोशिश की जा रही है? खुद आरएसएस के नंबर 2 लीडर कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से बातचीत तो होनी चाहिए। और क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप बढ़ गए थे, इंडिया के ऊपर प्रेशर आ रहा था, मुझे लगता है अमेरिकन से आ रहा था कि आप बातचीत शुरू करो। इसकी वजह से वो ट्रैक 2 एलिमेंट्स जो हैं वो उसमें शुरू हो गए थे, तो वो अपनी जगह है। मुझे नहीं लगता कि उसका और इसका कोई संबंध नेसेसरीली है, क्योंकि वो एक फ्रॉम द टॉप जैसे किया जाता है कि वो रिवाइव किया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिकली वो नहीं हो रहा था। जैसे आप बात करें अगर हम लाहौर बस यात्रा, ऑर्गेनिक फ्रॉम बिलो इंडियंस पाकिस्तानीज कमिंग टुगेदर हमने कर लिया इसमें। लेकिन हमने ये जरूर देखना है कि एक अलायंस बनी है और पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ सकती है। बट इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये आसिम मुनीर का जो फैक्टर है वो तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। क्या ये कहें कि आज की तारीख में पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली भारत से बेटर है इंटरनेशनल अरीना में? अगर आप देखें भाई पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका से भी बेहतर हैं भारत की तुलना में, चीन से भी उसके रिश्ते बेहतर हैं। कह सकते हैं कि रूस से एट पार कह सकते हैं, या कम से कम रूस से उसका कोई दुश्मनी तो नहीं उस तरीके से। तुर्की को भी उसने एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर लिया है, सऊदी अरेबिया के साथ भी जा रहा है, ईरान के साथ जो पीस प्रोसेस चल रही है उसमें भी उसकी दखलंदाजी चल रही है, और यहाँ तक कि बांग्लादेश से भी अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। आशुतोष, एक्टिव है डिप्लोमेसी, हो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान की जिस तरह से रीच आउट कर रहे हैं, बहुत तेजी से रीच आउट किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली डिप्लोमेसी का होता है कि आपकी इंटरेस्ट कैसे आगे सर्व हो। मुझे लगता है एक तरह से ये इसको मैं सक्सेस कहूंगा पाकिस्तान की, जो ट्रायंगुलेशन में आ गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एज ए इंडियन आई एम नॉट वरीड सो मच, बिकॉज मुझे डिप्लोमेटिकली कम टू योर पॉइंट, एक्टिविज्म एब्सोल्युटली फ्रंट फुट पे खेला है। क्या ईरान से हमने रिश्ते इतने खराब कर लिए हैं कि अब उसको रिकवर करने में या रिक्लेम करने में टाइम लगेगा? क्योंकि आप पूरी तरीके से इसराइल के साथ खड़े हो गए थे
और अगर आपको पाकिस्तान और ये इस्लामिक नेटो को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो आपको ईरान को अपने साथ रखना पड़ेगा, इफ आई गो बाय योर लॉजिक। तो क्या वो रिपेयरेबल है? एब्सोल्युटली। ये होता है कि नहीं होता, क्या इजराइल का पलड़ा इतना भारी पड़ेगा कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट ना देखें, देन दैट्स अ डिफरेंट बॉल। मैं तो एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट और लॉजिक की बात कर रहा हूँ, उसमें मुझे लगता है कि एक स्थिति है कि अब चूंकि